आज अक्टूबर सीरीज का है आखिरी दिन और शुरुआत करने के लिए संकेत हैं बेहद खराब। दुनिया भर के बाजारों में कोरोना कहर बढ़ता हुआ और इसका असर आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी पर भी। तो कमजोर शुरुआत के आसार है, लेकिन बेहद अहम सपोर्ट लेवल के आसपास से बाजार होल्ड कर पाएंगे या होंगे खराब, लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। काफ़ी खराब ग्लोबल एक्शन रहा, इसका भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी एक्सपायरी के दिन, यही बड़ा सवाल बनता है, जिसके बारे में अनिल जी से अभी चर्चा करेंगे। तो सर, आज के लिए तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, 4 अहम ट्रिगर्स कौन से हैं ये बताइए। दीपा, देखिए दुनिया भर के बाजारों में तेज गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। स्पेशली अमेरिकी बाजारों में जितना डर था उससे कहीं ज़्यादा, लगभग दुगना, क्योंकि कल जब भारतीय बाजार बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स 450 अंक नीचे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके मुकाबले में 950 अंक नीचे बंद हुए। और उसकी वजह है पहला ट्रिगर, दुनिया भर में कल 5 लाख नए मामले आए हैं। तो ये फिर से वही मार्च अप्रैल की याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च अप्रैल मई में जिस तरह से बड़े मामले सामने आते हुए दिख रहे थे, और न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि अगर आप देखें तो दिल्ली में भी फिर से नए मामलों की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही। तो पूरी दुनिया में कोरोना की दहशत फिर से फैलती नजर आ रही है। नतीजों के लिए आज से बड़ा दिन है। आज मारुति और बीपीसीएल 2 दिग्गज नतीजे हैं। निफ्टी में से 9 कंपनियां और ऐसी है वायदा कारोबार की जो नतीजे पेश करेगी, यानी कि आप पूरे दिन भर रहेंगे बिजी। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक भी है, उस पर भी रहेगी नजर। बिल्कुल। और अनिल जी, लगता है कि सारे जो ट्रिगर्स होते हैं वो आज के दिन ही आ गए, क्योंकि यूएस यूरोप के Q3 जीडीपी डेटा आएंगे। पांचों की पांचों यूएस की दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आज हैं। हमारे बाजारों में इतने नतीजे हैं, उसके ऊपर एक्सपायरी है और ये ग्लोबल मार्केट का एक्शन है। तो सर, सवाल बहुत सारे बनते हैं, 2-3 ही पूछते हैं, उसके बाद सेटअप की बात करेंगे। किस तरह से देखें कल शाम का ग्लोबल एक्शन, जो ये डर है, क्या मार्च जैसी या फेब्रुअरी जैसी वॉलेटिलिटी अब वापस बाजार में आ सकती है? उतनी तो नहीं, क्योंकि देखिए तब कोरोना एकदम नया था दीप, और ये बिल्कुल भी पता नहीं था क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। आप खुद सोचिए ना, जितना डर हमें मार्च अप्रैल में था कोरोना को लेकर, वो आज है क्या। और आज लगभग ये एक एक्सेप्टेबल फैक्ट हो चुका है। हम मानकर चल रहे हैं कि हाँ, कोरोना वापस बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लॉकडाउन खोलेंगे वैसे वैसे बढ़ने वाला है। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ लॉकडाउन खुला है, एकदम साफ साफ हुआ है, वहाँ पर कोरोना बढ़ा है। तो ये चिंता की बात है, लेकिन अचानक से लगने वाला झटका नहीं। और बाजार को अनएक्सपेक्टेड चीजें पसंद है, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो, और बाजार उन पर रिएक्शन जरूरत से ज्यादा देता है। बट अनडाउटेडली फिर से लॉकडाउन लग जाएंगे, फिर से प्रतिबंध होंगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से बंद होगी। जहाँ तक मुझे ख्याल है, मैं एक बार कंफर्म करने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे यहाँ से भी वापस अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर, कमर्शियल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लग रहा है। शायद 30 नवंबर तक के इस तरह के प्रतिबंध की बात हो रही है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो वापस आपको इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बिजनेसेस के लिए मुश्किल आने वाली है, कामकाज ठप होते हुए नजर आएंगे, रुकते हुए नजर आएंगे, और फिर से आप वो मार्च अप्रैल मई वाली सिचुएशन में जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो तो डर इस चीज़ का कम है कि कोरोना का कहर फिर से लौट रहा है। डर इस चीज़ का बाजारों को ज़्यादा है कि इसके चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से रुकती हुई नजर आएगी। इसके चलते हुए और ज़्यादा बड़े राहत पैकेज की ज़रूरत होगी, जो अमेरिका में अब कब आएगा किसी को पता नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद कब नतीजे आएंगे, कब नई सरकार बनेगी, नए प्रेसिडेंट बनेंगे, और उसके बाद कब वो एक्शन लेंगे, इसमें बहुत लंबा वक्त लग सकता है। लंबे वक्त से मतलब है कि अब से लेकर अगर दिसंबर जनवरी तक का समय निकल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और तब तक क्या 3 महीने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में दम है कि स्टिमुलस के बगैर चल पाए। तो ये ढेर सारे सवाल अब बाजार के सामने आ रहे हैं, जिनकी वजह से चिंता हो रही। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इस बार ट्रिगर, आमतौर पर अमेरिका में चुनाव के पहले ट्रिगर ये होता है कि चुनाव में क्या होगा और उसका नतीजा क्या होगा, और उसके लिहाज से अमेरिका के मार्केट डरते हैं। जबकि इस बार तो चुनाव में अब तक तो बेहद साफ दिख रहा है कि ट्रंप साहब पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद डर वहाँ से नहीं आया है, डर आया है कोरोना से। और कोरोना के मामले न सिर्फ यूरोप से शुरुआत हुए, यूरोप के बाद अब आप देखिए अमेरिका में बढ़ते हुए दिखें, उसके बाद कुछ एशियाई देशों में आते हुए दिखें, और आप हमारे यहाँ भी दिल्ली के मामले देखें तो पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली के मामले बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह से हम ठंड के मौसम में जा रहे हैं, और जो लोग कहते हैं आई डोंट नो सही है गलत है, जितना भी है जो भी है, लेकिन ये कि सर्दी के मौसम में कोरोना का कहर बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो बाजारों को सावधान रखेगी। ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो ये मार्केट बहुत क्लियर कट साफ ही आपको ये कह रहा है कि फ्रेश तेजी आपको तभी करनी है
जब बाजार फिर से 12,000 के पार निकल कर टिके। फ्रेश तेजी आपको तभी करनी है जब बैंक निफ्टी 24,800 25,000 के पार निकल कर टिके। तब तक आप आराम से बैठिए, हल्के रहिए। शॉर्ट कर सकते हैं, अच्छी बात है, उछाल में शॉर्ट करें, नहीं कर सकते हैं तो अपनी पोजीशन को हल्की रखें। मेरे ख्याल से अब से लेकर 15 नवंबर तक आपको बाजार इसी तरह से वॉलेटाइल होते हुए दिखेंगे और वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेंड नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और जिस बात की हम कल चर्चा कर रहे थे, एक बेहतरीन ट्रेंड के बाद जब भी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है, भारी उतार चढ़ाव होता है, वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके बदलाव के संकेत होते हैं। और वो बदलाव के संकेत आपको अमेरिका में भी दिख रहे हैं, हमारे यहाँ भी दिख रहे हैं। 5-6 दिन बाजार जबरदस्त उतार चढ़ाव भरे रहे और अब बाजार नीचे की तरफ का रुख करते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा ये समझना है कि अब से लेकर 15 नवंबर तक आपको बेहद सावधान रहना है बाजार में। बीच बीच में बाजार मौके देगा, तब आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और अब बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो चुनिंदा खरीदारी करके ट्रेड कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल रणनीति होगी, करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं। खराब माहौल में आप नीचे पड़कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक चीज़ तो आप कर सकते हैं, वो कि अपना प्रॉफिट प्रोटेक्शन या लॉस की लिमिटेशन। मतलब अगर मुनाफा है तो बांधें, नुकसान है तो कम से कम करें और निकलने की कोशिश करें, क्योंकि छोटे नुकसान को बचाने के चक्कर में कई बार बड़ा नुकसान लग जाता है। तो ऐसे में ये मार्केट ऐसा है जो ट्रेडर्स के लिए मुश्किल भरा है, स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जो शॉर्ट करना नहीं जानते, सिर्फ लॉन्ग करना जानते हैं, उन्हें ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट करने वालों को सावधान नहीं रहना दीप, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होने का मतलब दोनों तरफ के ट्रेडर वो आप देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वॉलेटाइल ट्रेड के बाद थोड़ा सा ट्रेंड या थोड़ा सा बायस नीचे की तरफ का बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े कम रिस्क पर हैं, मंदी करने वाले ट्रेडर्स थोड़ी ज़्यादा रिस्क पर। जी, ये तेजी करने वाले ज़्यादा रिस्क पर, मंदी करने वाले कम रिस्क पर। बिल्कुल। बिल्कुल, तो थोड़े और वॉलेटिलिटी के लिए आप ज़रूर तैयार हो जाइए। सर ये बात बताइए, क्योंकि कल तो हमने देखा कि मार्केट्स ने अहम लेवल्स, जो सपोर्ट लेवल्स हैं, उनको रिस्पेक्ट किया, पर क्योंकि आज एक्सपायरी है और ग्लोबल एक्शन ऐसा है, अगर ये अहम लेवल्स के नीचे हम फिसलते हैं तो फिर क्या ट्रेंड और सेंटिमेंट दोनों में बदलाव होते हुए दिखता है और फिर उसका क्या असर होगा? दीप, कल भी हम यही बात कर रहे थे क्लोजिंग शो में, मेरे लिए आखिरी सपोर्ट रेंज जो बाजार की है वो 11,660 11,680 की है निफ्टी पर। ठीक है, 11,660 11,680, अगर इस रेंज को तोड़कर बाजार नीचे ट्रेड करते हैं तो फिर आपके लिए 11,525 11,550 तक का रास्ता खुलता हुआ नजर आता है। फिर मेरे लिए वो फाइनल टारगेट होगा आगे के लिए। जहां तक ट्रेंड रिवर्सल का सवाल है, ट्रेंड रिवर्सल मेरे लिए दो चीज़ों पर है। पहला, हम बंद कहाँ होते हैं। मुझे ट्रेंड रिवर्सल, अभी भी मैंने ट्रेंड पॉजिटिव रखा है। ट्रेंड मेरे लिए पॉजिटिव से न्यूट्रल कब होगा, जब आप 11,650 के नीचे बंद हो। अगर आप 11,650 के नीचे बंद नहीं होते हैं तो आप 300-400 पॉइंट की रेंज में आप ये टाइम वाइज करेक्शन देख रहे हैं, जिसमें उतार चढ़ाव जरूरत से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 11,650 के नीचे बंद होते हैं तो फिर नीचे की रिस्क आपके लिए खुलती हुई दिखती है। अब दिक्कत एक ही है कि आज एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी का अपना एक अलग खेल होता है। उस लिहाज से आप कहाँ बंद होते हैं वो एक अलग चीज़ है कि नॉर्मल दिनों में अगर आप 11,650 के नीचे बंद होते हैं तो आराम से आप कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। लेकिन दो बार, पिछली बार मैंने देखा कि एक्सपायरी के दिन बाजार ने इस तरह के खराब मूव दिए। आपको याद होगा एक एक्सपायरी पर 11,000 के नीचे बाजार गिरा और ऐसे जोर से गिरा 10,800 पर जाकर बंद हुआ और तब ऐसा लगा कि पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट डे से ही बाजार वापस से ऊपर आने लगा। तो कई बार एक्सपायरी के दिन के मूव को आपको डेटा और एकदम लेवल से अलग हटकर देखना होता है, क्योंकि ये एक्सेस मूव आते हैं, तेजी की तरफ भी और मंदी की तरफ भी। अब आज प्रॉब्लम ये है कि तेजी की पोजीशन ज़्यादा बनी हुई है और वो रिस्क पर है, और ऐसी सिचुएशन, और मंथली एक्सपायरी है, ये वीकली नहीं है कि जहां पोजीशन छोटी हो, मंथली एक्सपायरी में पोजीशन ज़्यादा होती है। तो दीप, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि अगर आज के मूव में आप 11,650 के नीचे बंद हो भी जाते हैं तब भी मैं एक दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट और लेना चाह रहा हूँ। अनलेस कि आप बहुत ही नीचे बंद हो जाएंगे, 11,500 के आसपास ही बंद हो जाएं, तब तो बात ही अलग है, तब तो आपके लिए क्लियर कट ब्रेकडाउन है। लेकिन अगर 11,650 के आसपास हल्का फुल्का नीचे बंद होता है तो उसमें एक्सपायरी के डेटा का भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो पिछले दो बार से जो हमने देखा है कि बाजार ने दो बार ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, लेकिन नेक्स्ट डे एक्सपायरी के तुरंत बाद वापस से रिवर्सल देता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस लिहाज से आज और कल दो ट्रेडिंग सेशन आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत वाले हैं, और ये दो ट्रेडिंग सेशन आपको बता देंगे कि आप तेजी के ट्रेंड में हैं
या तेजी के ट्रेंड से नीचे जा रहे हैं। तो अगर इन दो ट्रेडिंग सेशन में आप 11,650 को होल्ड करते हैं क्लोजिंग बेसिस पर, तब तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, एक बार फिर से आप 12,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आज और कल अगर 11,650 के नीचे आप बंद होते हैं तो फिर इसका मतलब ये कि नीचे की रिस्क आपकी खुलती हुई दिख रही है, और ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये हो गई आपकी दो चीज़। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 23,850 के नीचे बंद होते ही बैंक निफ्टी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ट्रेंड बदल देगा, लेकिन 23,850 के नीचे बंद होते ही आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, पिछले 6 दिनों से लगातार बैंक निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद हो रहा है। 24,000 के ऊपर बंद होते तक दिक्कत नहीं है, 24,000 के नीचे और प्रिसाइजली 23,850 के नीचे रिस्क बढ़ती है। लेकिन फिर भी मैं ट्रेंड रिवर्सल के लिहाज से, चूंकि बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दी है, 24,800 का हाई बनाया है, 24,635 का 24,769 का अब तक का हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है, तो मेरे लिए बैंक निफ्टी 23,450 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 23,450 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। तो दो लेवल नोट कर लीजिए, 11,650, 23,450, ये दो लेवल के नीचे अगर बाजार बंद होते हैं तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल के लेवल्स हैं वो काफ़ी अहम रहेंगे। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी 11,650 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। कल की भारी गिरावट के बाद डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा सपोर्ट हमें ज़रूर दे रहे हैं, इस समय 250 अंक ऊपर हैं। बट डेफिनेटली सर, आज के फिर संकेत समझाइए, क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है, तो आज का सेटअप आपको क्या बता रहा है? ग्लोबल संकेत नेगेटिव है दीप। एफआईज के संकेत बड़े दिनों बाद नेगेटिव होते हुए दिखे हैं, ये चिंता की बात है, क्योंकि अब तक सपोर्ट यही दे रहे थे। अच्छी बात है कि लोकल फंड्स ने बिकवाली नहीं की है, उन्होंने अपना हाथ रोका है। वो बात वही है कि एफआईज बेचेंगे ये खरीदेंगे, ये बेचेंगे एफआईज खरीदेंगे, तो सिंपल चीज़ वही है। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत थोड़ी सावधानी की ओर आपको इशारा कर रहे हैं। वो क्यों, मैं डेटा में बताऊंगा। सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में कोरोना के हाल को देखकर, हमारे यहाँ के उतार चढ़ाव को देखकर, तो ऐसे में यहाँ पर ग्लोबल संकेत नेगेटिव है। ट्रेंड आपके लिए अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड आपके लिए पॉजिटिव है। और अगर आज खराब क्लोजिंग मिलती है और कल खराब क्लोजिंग मिलती है तो ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। दीप। बिल्कुल, तो ये जो ट्रेंड है वो देखना ज़रूरी है। फिलहाल तो पॉजिटिव है, बट जिस तरह से अनिल जी ने हमें लेवल समझाए, उसके नीचे क्लोजिंग हुई तो परेशानी की बात है। आज के लिए क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं सर, क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है, तो आपकी कहाँ पर नज़र रहेगी? देखिए, 11,650, 11,675 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 11,600 मोर प्रिसाइजली 11,660, 11,680 सपोर्ट लेवल पर ये सपोर्ट जोन है। इसके आसपास आप खुलेंगे और उसके बाद देखते हैं कि ये लेवल होल्ड होता है या नहीं। अगर यहाँ से फिसले तो आप कहीं न कहीं 11,525, 11,600 की रेंज में जाकर रुकेंगे, वो अगला अहम सपोर्ट लेवल होगा। इमीडिएटली जो सपोर्ट लेवल है जहाँ पर खुलने की उम्मीद है वो 11,650, 11,675 है। ऊपरी स्तरों पर 11,775, 11,825 ये रुकावट का लेवल है। वैसे तो ये लेवल पार नहीं होना चाहिए गैप से खुलने के बाद, फिर भी अगर एक्सपायरी के लिहाज से आप अगर कोई बड़ी रेंज रखना चाहें तो 11,875, 11,925 वो रेंज है जहाँ 100% प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग आपको सब कुछ करना चाहिए। अगर 11,875, 11,925 आपको ऊपर मिलता है तो। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 23,700, 23,850 ये डे सपोर्ट जोन है। याद रखें, कल एडीआर, जीडीआर और एडीआर में बड़ा एक्शन हुआ है। एक्सिस बैंक नतीजों के बाद वहाँ पर 4% की कमजोरी आई है। आईसीआईसीआई बैंक लगभग 5.5 पौने 6% उनका एडीआर या जीडीआर जो भी जहाँ भी वो लिस्टेड है वो गिरा है। तो दोनों में तेज गिरावट होती हुई दिखी है। तो इस लिहाज से बैंक निफ्टी और इवन एचडीएफसी बैंक 2% नीचे बंद हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स के एडीआर जीडीआर अगर कमजोर होते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए रिस्क खुल जाती है। इमीडिएट सपोर्ट 23,700 से 23,850 है। इसके नीचे फिसले तो 23,450, 23,550 ये वहाँ पर एक बाय जोन बनेगा। वहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन भी काट सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ऊपरी स्तरों पर 24,250, 24,350 ये तुरंत रुकावट का लेवल है जिनके आसपास कल आप क्लोज हुए हैं 24,250 के आसपास। अगर इनको पार किया तो 24,475, 24,650 एकदम परफेक्ट सेल जोन है, शॉर्ट जोन है और निकल जाने की जगह है। तो ये ऊपरी लेवल है।
वो तो खैर आने की संभावना कम है, नहीं के बराबर है। तो 24,250, 24,350 भी मिले तब भी आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। आइए दीप, अब मैं आपको दिन की छोटी रेंज दे दूं, 11,660, 11,725। 650 रखना चाहें 650 रख लें, नहीं तो 11,660, 11,725 ये दिन की रेंज है। 11,610, 11,775 मीडियम रेंज है, ज़्यादा संभावना है कि हम मीडियम रेंज से काम चला लें। फिर भी बड़ी रेंज 11,550 से 11,825, 11,525, 11,550 के बीच में कहीं फाइनल सपोर्ट एक बार निफ्टी लेना चाहिए। बैंक निफ्टी 23,950, 24,250 है। ये बैंक निफ्टी का 23,950 और 24,250 ये एक लेवल आप ठीक कर लें। 23,950 और 24,250 ये छोटा रेंज है। और नीचे में 23,850 और 24,350 ये है आपके लिए, इस रेंज को ठीक कर लीजिएगा। 23,850 से 24,350 है ये रेंज आपके लिए। तो ये दो रेंज को ठीक करिए। बैंक निफ्टी का 23,950, 24,250 दिन की छोटी रेंज है। दिन की मीडियम रेंज 23,850, 24,350 ये आपके लिए दिन की मीडियम रेंज है। और 23,700 से लेकर 24,475, वैसे तो 23,550 तक की रेंज खुलती है। एक बार मैंने सेफर साइड पर 23,700, 24,475 ये दिन की आपकी बड़ी रेंज के तौर पर लिया है, इसको ध्यान में रखिए। ये है आपके लिए दीप सारे लेवल्स और रेंज। जी बिल्कुल अनिल जी, तो ये कुछ अहम लेवल्स हैं जिस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। सर, एक्सपायरी के दिन एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशंस हैं और पीसीआर दोनों में जो हमने गिरावट देखी है, इसकी कोई अहमियत रहेगी आज के एक्शन में? देखिए बिल्कुल रहेगी दीप। और देखिए एफआईज सीरीज की शुरुआत में हाईएस्ट लॉन्ग पर जा रहे हैं और सीरीज का अंत लोएस्ट लॉन्ग पर कर रहे हैं। जो सीरीज की शुरुआत थी तब 70%, 72% के आसपास की एफआईज की लॉन्ग थी और आप देखिए सीरीज के सबसे लोएस्ट लेवल पर 47% नेट लॉन्ग पर आ गए। ये एफआईज का आपका मूड दिखाता है। नेट इंडेक्स 475% नहीं, इसे 47% करें। एफआईज का नेट इंडेक्स 55% से घटकर आपके लिए 47% आया है। तो ये देखिए एफआईज की तरफ से तेजी से 8% नेट लॉन्ग घटी है, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से नेट लॉन्ग पोजीशन घट रही है ये इंटरेस्टिंग है। तो वैसे आमतौर पर दीप एक चीज़ और है, 40-42% के आसपास एफआईज की नेट लॉन्ग आ जाती है तो वहाँ से बाजार वापस घूमता भी है, ये भी ध्यान रखिए। तो अगर यहाँ से 4-5% और, अगर 4-5% और एफआईज की नेट लॉन्ग कम हो जाए तो वहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि बाजार सपोर्ट ले लेगा और एफआईज अपनी शॉर्ट पोजीशन काटेंगे इंडेक्स की और वापस से खरीदने की कोशिश भी करेंगे। तो ये भी ध्यान रखिए। दोनों चीज़ें हैं, नेट लॉन्ग सेंटिमेंट दिखाता है कम होगी, लेकिन वापस ऐसा तो है नहीं कि जीरो करके निकल जाएंगे या जीरो कर पाएंगे, तो वापस लेंगे भी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा और अगर एफआईज की नेट लॉन्ग 42-43% के आसपास आए तो कंफर्ट आ जाएगा कि वहाँ पर बाजार रुकने चाहिए, गिरावट रुकनी चाहिए। पुट कॉल रेशियो 1.25 पर है, कंफर्टेबल है। एक्सपायरी के दिन 1.25 का पुट कॉल रेशियो एकदम कंफर्टेबल, ये भी घटकर आया लगभग 22-23 बेसिस पॉइंट। और इंडिया विक्स फिर से 5% चढ़ा है, जो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है उसकी ओर इशारा करता हुआ दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल, तो वॉलेटिलिटी तो बढ़ रही है, पीसीआर कम होकर आया है, एफआईएस की पोजीशनिंग इस सीरीज के लोएस्ट लेवल पर है। पर देखते हैं आज इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा बाजार पर। एग्जिस्टिंग पोजीशन सर बताइए क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में तो गैप डाउन ही होगा, उसके बाद किस तरह का एक्शन है और किन लेवल्स पर हमें नजर रखनी है? ओके, जिनकी तेजी की पोजीशन है एक ही स्टॉप लॉस रखिए 11,650 का इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस पर। अब उसके नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करता तो आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का, हालांकि सपोर्ट जोन भी यही है लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। क्लोजिंग बेसिस पे तो बहुत क्लियर कट है, 11,650 के नीचे बंद होता है तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी पर 24,000 में छोटा ही स्टॉप लॉस देना चाहता हूँ। 24,000 के नीचे अगर आप ट्रेड करना शुरू करते हैं तो अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लें। 5-6 दिनों से 24,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो आपको काट लेना चाहिए। फिर भी जिनको बहुत और इंतजार करना है वो 23,850 का कर लें, अगर 150 पॉइंट की और एडिशनल रिस्क आप लेना चाहते हैं तो। लेकिन इस तरह के मार्केट में रिस्क कम लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जिनकी शॉर्ट पोजीशन है 11,825 आपका इंट्राडे में स्टॉप लॉस होगा। क्लोजिंग बेसिस पर 11,935 का स्टॉप लॉस रखें। दूर है यहाँ से 200 पॉइंट, लेकिन वहाँ रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कटेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जितना ऊपर आएगा उछाल में फिर से बिकवाली होगी। तो 11,935 का स्टॉप लॉस आपके लिए सेफ रहेगा। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस एक ही है आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर
24,500 के ऊपर निकल कर अगर बंद होते हैं वापस तो भी काट लीजिए, 24,500 के ऊपर निकल कर अगर आप इंट्राडे में जाते हैं तो भी पोजीशन काट लीजिए, ये आपके लिए। अब आइए नई पोजीशन कैसे बनानी थी वो मैं आपको बता दूं। नई पोजीशन में आपको पहले तो है कि निफ्टी शॉर्ट करनी है 11,775 11,825 की रेंज में अगर मिलता है तो वहां पर आप शॉर्ट कीजिए। ऊपर आए तो गैप से खुलने के बाद अगर कोई रिकवरी मिलती है और इस रिकवरी में वापस से आपको 11,775 11,825 की रेंज में आता है वहां बेचिए। स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ 11,935, इसका मतलब ये कि आप 11,875 पर भी और बेच सकते हैं। 11,680 11,660 11,610 और 11,550 ये टारगेट नीचे के बनेंगे अगर आप 11,660 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो। अब आइए निफ्टी 11,550 11,625 ये वो रेंज है जहां पर आपको करनी है खरीदारी। 11,500 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, 11,650 11,675 11,725 और 11,775 ये 4 टारगेट हैं जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। अब आइए बैंक निफ्टी शॉर्ट करिए। बैंक निफ्टी 24,500 सिंपल स्टॉप लॉस लगाकर आप 24,500 पर आप इसको शॉर्ट कर दीजिए। 24,075 23,950 23,850 23,750 और 23,550 ये सारे इतने स्टॉप लॉस हैं जिनके लिहाज से आपको करनी है यहाँ पर बिकवाली। और जो लोग खरीदना चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो खरीदने की कोशिश कर सकते हैं 23,700 से 23,850 की रेंज में बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो कि 23,650 का होना चाहिए। 23,650 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स ही खरीदें जो स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं। और ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट बनेगा 23,950 24,050 और 24,200 ये है आपके लिए इस वक्त ऊपर के लेवल जिस पर आपको करना है फोकस। जी दी बिल्कुल अनिल जी, तो कई सारे अहम लेवल्स हैं और अगर खरीदारी करनी है तो अग्रेसिव ट्रेडर्स ही करें अपने रिस्क के मुताबिक। आखिरी दिन है सीरीज का, सिर्फ 2 स्टॉक्स आज बैन में रहेंगे, कोफोर्ज और वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ऑफ कोर्स इसके नतीजे भी आएंगे तो वहां पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। सर अब थोड़ा फंड्स डेटा विस्तार में समझाइए क्योंकि हमने देखा है ये पॉजिटिव से न्यूट्रल और अब न्यूट्रल से नेगेटिव हो गया है, क्या समझना चाहिए और वायदा कारोबार के लिहाज से आज के कौन से अहम लेवल्स हैं? ओके, देखिए एफआईज की तरफ से 1131 करोड़ की बिकवाली आई है कैश में। बड़े दिनों बाद बिकवाली का आंकड़ा परसों 2-3 दिन पहले थोड़ा सा आया था 100-125 करोड़ का, वो नहीं के बराबर था। लेकिन साइजेबल बिकवाली जिसको आप कहते हैं कि व्यू के हिसाब से वो 1131 करोड़ की। लेकिन दीप सामने सामने उतने ही उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे 1350 करोड़ के। तो कैश की बिकवाली से परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं क्योंकि सामने स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे तो स्टॉक्स में नेट खरीदारी है, बिकवाली नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इंडेक्स को लेकर है। 1900 करोड़ के इंडेक्स एक ही दिन में एफआईज ने दबा कर बेचे हैं तो ये आपके लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। अगर एफआईज इंडेक्स इतना दबा कर बेच रहे हैं तो फिर आपके लिए रिस्क खुलती है जो ध्यान में रखें। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट पर व्यू थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं या फिर हेजिंग करने के लिहाज से वो निफ्टी बेच रहे हैं। स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, शायद रिजल्ट्स अच्छे हैं इस वजह से स्टॉक्स पर भरोसा बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे जा सकता है, ये एफआईज का मूड हो सकता है और उस लिहाज से उन्हें स्टॉक्स बेचने के बजाय इंडेक्स बेचना ज़्यादा ठीक लग रहा है। हालांकि कैश में भी थोड़ी बहुत बिकवाली की है। घरेलू फंड ने शगुन की खरीदारी की है 1 करोड़ रुपए की, तो आप यही कह सकते हैं कि कम से कम बिकवाली नहीं किए तो आंकड़े इनके नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर आए। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ। 11,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का इस सीरीज का जो आज एक्सपायरी होने वाली है, यहां पर बड़ा सपोर्ट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल दीप आज के लिए है वो है 11,700 का, जिसके पास में हम बंद हुए हैं 11,729 पर। 11,700 के नीचे ट्रेड करने पर एक समस्या खड़ी होती है और वो ये कि 11,700 के ऊपर 11,800 और थोड़ा ऊपर जो भी पुट राइटर्स हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है, अगर 11,700 के नीचे आप खुलकर ट्रेड करते हैं तो ये जो पुट राइटर्स है ये आ जाएंगे रिस्क पर। और वो कितने? 11,700 के नीचे 88 लाख शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने पुट बेचे हैं, तेजी की पोजीशन बनाई है और उनकी एक्सपायरी आज होनी है इस ऑप्शन की, वहां पर इनके पैसे लग सकते हैं अगर बाजार रिकवर नहीं करता है। 11,650 तोड़ने पर 1 करोड़ 4 लाख पुट राइटर्स रिस्क पर होंगे। तो आज गेम जो है वो शॉर्ट सेलर्स का नहीं है, आज गेम जो है वो लॉन्ग ट्रेडर्स का है। जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई उनमें कितनी ताकत है, कितना दम है कि इन लेवल्स पर अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं। अगर उन्होंने हिम्मत हार गए और अपनी तेजी की पोजीशन कम करना शुरू किया तो दबाव इनसे बनेगा और जब इनसे दबाव बनेगा और 11,650 अगर आप तोड़ते हैं
तो फिर मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी थोड़ा एक्शन में आते हुए दिखेंगे और तब आपके लिए रिस्क खुल जाती है। तो अल्टीमेटली 11,700 11,650 तोड़ते ही 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर आपके जो पुट राइटर्स नेगेटिव हो जाएंगे, रिस्क पर आ जाएंगे, वहाँ से समस्या है। ऊपरी स्तर पर 11,800 पार करने में पसीना आ जाएगा। 48 लाख शेयरों का माफ़ कीजिएगा 11,800, हाँ 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर कॉल्स में। तो जब तक 11,800 पार न करें, अगर आप 75 पॉइंट बढ़ भी जाएं, 70 पॉइंट बढ़ भी जाएं, तब तक ये सोच के चलिए कि आप मजबूत नहीं है। 11,800 से ही पॉइंट गिनिएगा और अब फ्रेश कमजोरी 11,650 के नीचे गिनेगा, नहीं तो 11,650, 11,725, 775 ये आपकी रेंज है जिसमें आप वक्त बिताएंगे। अब आइए बैंक निफ्टी 24,000, ये लेवल सबसे अहम है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में एक चीज़ अच्छी है दीप, और वो ये है कि बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, तो इसलिए रिस्क थोड़ी सी आपकी कम है। एक तो क्या होता है कि अगर आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप है ना, जैसे किसी अहम लेवल के नीचे जाते हैं तो दबाव ज़्यादा बनता है। इंटरेस्टिंगली लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में कम है। बैंक निफ्टी में 24,000 पर 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। इसके नीचे जाएंगे तो थोड़ी रिस्क बढ़ेगी और ऊपर की तरफ 24,500 पर 11 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो इमीडिएट रेंज आपकी जो निकल कर आ रही है बैंक निफ्टी पर 24,000, 24,500 की है। 25,000 तो खैर भूल ही जाइए, अब तो कोई बात भी नहीं करता, और वहाँ पर तो बड़ा ओपन इंटरेस्ट 18 लाख शेयरों का हाईएस्ट है, खैर वहाँ तो हम जाने की सोच ही नहीं रहे। तो 24,000 के नीचे कमजोरी होगी, 24,500 के ऊपर मजबूती होगी। ये 500 पॉइंट की रेंज आप बैंक निफ्टी पर मानकर चलिए। जी दीप। तो सर इन शॉर्ट आज कॉन्ट्रा ट्रेडर्स का दिन हो सकता है, ये मानना सही है? सॉरी, आज कौन सा? आज कॉन्ट्रा ट्रेडर्स जो कॉन्ट्रा कॉल्स लेंगे, क्या आज उनको ज्यादा फायदा हो सकता है? दीप देखो, दो चीज़ें मैं कॉन्फिडेंटली इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। मैं बहुत साफ कहता हूँ, क्योंकि देखिए एक्सपायरी का दिन नहीं होता ना, तो मैं आपको बोल देता 100% कि कॉन्ट्रा ट्रेड का दिन बन सकता है, बड़े गैप से खुलने के बाद वापस रिकवरी हो सकते हैं। एक्सपायरी का दिन है, पोजीशन बहुत ज़्यादा है, पहले कौन हावी होगा, पॉइंट इतना ही है। आप एक बात समझिए, पहले अगर तेजी करने वालों को जोश आ जाता है कि नहीं नहीं ये तो रेंज के एकदम लोअर एंड पर यहाँ तो हम खरीदेंगे, तो वो एक बार वापस रिकवरी ला सकते हैं, लेकिन वो रिकवरी टिकेगी नहीं, ये बात पक्की, ऊपर में बिकवाली आएगी। और अगर तेजी करने वाले डरते हैं कि नहीं भाई ये सब ग्लोबल हो रहा है, फिर बाद में हम पछताएंगे, ये तो सब पता था, चुनाव भी हैं, पैकेज नहीं आ रहा, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, फिर से लॉकडाउन हो रहे हैं, फिर भी हम खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम आंख बंद करके ये सोचें कि अंधेरा हो गया, वैसा तो होता नहीं है। तो चलिए छोड़ो, ख़त्म करो, एक बार स्टॉप लॉस लगाओ, पोजीशन हल्की करो, एक्सपायरी का दिन भी है, पता नहीं बड़ा मुंह आ जाए, ये सोचने वाले लोग अगर सुबह ज़्यादा होते हैं तो फिर वो आप कुछ अहम लेवल भी तोड़ सकते हैं। एक्सपायरी का दिन नहीं होता, मैं 100% आपको बोलता कि कॉन्ट्रा ट्रेड का वक्त है, लेकिन एक्सपायरी के दिन मैं भी वेट एंड वॉच वाली लेवल में रहना चाहता हूँ। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि भाई, मेरा तो पॉइंट बहुत क्लियर है, हर रोज़ आप सर पे कफन बांध के निकलें, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। खतरों के खिलाड़ी क्यों बनना है भाई? जब समझ में आए, लेवल्स ठीक लगे और लगे कि हाँ कंफर्ट है, कॉन्फिडेंस है, आप ट्रेड अंदाज से नहीं कर सकते कि मैं सोच रहा हूँ कि रिकवरी कर देगा मार्केट इसलिए रिकवरी करे, ऐसा नहीं, या मैं सोच रहा हूँ गिर जाए इसलिए गिरेगा, ऐसा नहीं। आप मार्केट को देखिए, क्योंकि पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं और इस पोजीशंस के लिहाज से लेवल्स, अगर अहम लेवल टूटते हैं तो बेचना चाहिए, और अगर अहम लेवल नहीं टूटकर वहाँ सपोर्ट लेकर वापस रिकवरी के संकेत देता है तो खरीदना चाहिए। आप अपने लेवल से ट्रेड करेंगे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कॉन्ट्रा ट्रेड की बात में आज के लिए छोड़ दीजिए, कल वापस पूछिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है अनिल जी, तो कल फिर से ये सवाल पूछने के लिए मैं तैयार रहूंगा। देखते हैं आज एक्सपायरी के दिन कैसा एक्शन रहेगा, बट इंटरेस्टिंग डे होने वाला है ट्रेड के लिए, ये गारंटी है। चलिए आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी चर्चा करेंगे रिजल्ट एक्सरे के बारे में, पर हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, कुशल, वरुण, मानसी और साथ ही आशीष। कुशल गुड मॉर्निंग, बताइए आज के कुछ ट्रिगर्स और अहम पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए निफ्टी में मारुति सुजुकी के नंबर्स आते हुए दिखेंगे, साथ ही बीपीसीएल के नतीजों पर भी आपको फोकस रखना होगा। साथ ही F&O स्पेस में लंबी लिस्ट है, 9 कंपनियां जो हैं अपने नतीजे आज घोषित करेंगी, जिसमें हैवेल्स इंडिया, टीवीएस मोटर्स, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, टाटा केमिकल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया समेत इंडिगो भी अपने नतीजे जो है आज के दिन में जो है ऐलान करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा QIP के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक जो है 2 कंपनियों की है, जिसमें हिंदुस्तान जिंक पहला है
और साथ ही IDBI बैंक पर भी आपको फोकस रखना होगा। सेम रीजन के लिए आज इनकी भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। साथ ही नेस्ले जो है आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, 135 रुपए प्रति शेयर का इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया था, तो यहां पर भी आपको आज जो है इनके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आएगा। पोस्ट मार्केट L&T के नंबर्स आते हुए दिखे थे, अनुमान से बेहतर साइड पर हमें काफी फ्रंट्स पर इनके नंबर्स देखने को मिले। एडजस्टेड बेसिस में मुनाफा 1410 करोड़ का था, हमारा अनुमान 1265 करोड़ का रहा था। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है 10.7% पर आती हुई दिखी, हमारा अनुमान 9.8% का था। वहीं अगर आप देखें तो कंपनी को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भी लेटर ऑफ इंटेंट मिलता हुआ नजर आया है। एक्सिस बैंक नंबर्स जो है मिले जुले रहे हैं, इनका मुनाफा जो है 1683 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान 1370 करोड़ का था। साथ ही कंपनी की जो GNPA है वो 4.18% पर आते हुए दिखे हैं, 4.72% से घटकर। पर कंपनी ने जो प्रोविजनिंग की है उसमें लोन अंडर मोरेटोरियम में करीब 1280 करोड़ की रही है और 1864 करोड़ का इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग वाला जो प्रोविजनिंग है वो भी करते हुए नजर आए हैं। साथ ही मैक्स डील पर काम जारी है, तो देखना होगा कि वहां से किस हिसाब के अब कंक्लूजन्स निकल कर आते हैं। हीरो मोटोकॉर्प नंबर स्लाइटली बिलो एस्टिमेट्स रहे हैं, मुनाफा 8.9% बढ़कर 953 करोड़ पर आता दिखा है, 981 करोड़ का अनुमान था। साथ ही कंपनी की मार्जिन 14.5% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, 13.7% के मार्जिन कंपनी ने घोषित किए हैं। F&O स्पेस से RBL बैंक नंबर्स बेहतरीन रहे हैं, GNPA 3.3% पर आता हुआ दिखा है, हमारा अनुमान 3.6% का था। मुनाफे में ऑलमोस्ट 1.7x का उछाल देखने को मिला है, 144 करोड़ पर 86 करोड़ का हमारा एस्टिमेट था और कंपनी की प्रोविजंस हमारे अनुमान के हिसाब से 525 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। साथ ही जो एक निवेशक हैं मेपल, उनको RBI से कल मंजूरी मिली थी, मार्केट बंद होते होते ये खबर आती हुई दिखी थी कि 9.5% हिस्सेदारी का जो अधिग्रहण है वो इनको RBI से मंजूरी मिल गई है खरीदने की, जिसकी वजह से 1000 करोड़ रुपए ये जो है RBL बैंक में निवेश करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही कमिंस इंडिया नंबर्स हर फ्रंट पर काफी बेहतरीन रहे हैं, मुनाफे में जो है आपको 183 करोड़ से घटकर 173 करोड़ आता हुआ नजर आया, पर हमारा अनुमान जो था वो 114 करोड़ का था और कंपनी की मार्जिन 10.2% के एस्टिमेट के मुकाबले 14.4% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, तो नंबर्स कमिंस के काफी बेहतर साइड पर रहे। बिल्कुल, तो कई सारे नतीजे हैं जहां पर आपको रिएक्शन देखना है। कुछ और नतीजे और खबरें वरुण के पास भी हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग जी। देखिए, काफ़ी सारी कैश की कंपनीज है जिन्होंने अपने नतीजे घोषित किए, तो उन पे नज़र डालते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी के जो NPAs है उसमें कमी आई है, 1.69% से कम होकर 1.54% पे आए हैं और मुनाफा देखिए 87% बढ़ा है, 172 करोड़ से बढ़ के 322 करोड़ पे आया है, तो बेहतरीन नतीजे AU स्मॉल फाइनेंस के हैं। PNB हाउसिंग मिले जुले नतीजे हैं क्योंकि यहाँ NPAs में बढ़ोतरी हुई है, ये एक चिंता की बात है, 0.84% से बढ़ के 2.59% पे आया और मुनाफा देखिए यहाँ भी करीब 8.5% के आसपास की गिरावट आई है, 312 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि NII में 36% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और पंजाब नेशनल बैंक जो है इस कंपनी में करीब 600 करोड़ के आसपास का फंड इन्फ्यूजन करेगा, साथ ही 1800 करोड़ की फंड रेजिंग के लिए इसके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। कैन फिन होम्स, इस कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, NII में करीब 32% के आसपास का उछाल है और मुनाफा भी करीब 32% बढ़ा है, 97 करोड़ से बढ़ के ये 128 करोड़ पे आया है। UTI AMC नतीजे मिले जुले हैं, यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है वो तो 3.5% बढ़ी है कंपनी का, लेकिन जो मुनाफा है उसमें करीब 26% के आसपास की गिरावट आई है, 119 करोड़ से घट के करीब 88 करोड़ के आसपास आया है, लेकिन मार्जिन बढ़े हैं 49.7% से बढ़ के 51.7%। सबसे आखिरी में टाटा कॉफ़ी, नतीजे अच्छे हैं, कंपनी के जो मुनाफा है उसमें करीब 5.5% के आसपास का उछाल है, 40 करोड़ से बढ़ के 42-42.5 करोड़ के आसपास आया है, लेकिन मार्जिन में थोड़ा फ्लैटनेस देखने मिली है, 16.4% पिछले क्वार्टर में थे, इस बार 16.3% है। ओके, तो कुछ और नतीजों पर आपको नज़र रखनी है और वलिंदर बंसल के साथ भी हम ऐसी कुछ और नतीजे बस थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मानसी के पास चलते हैं। मानसी, बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल दीपांशु, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आए, नतीजे अच्छे रहे हैं, बिक्री में करीब 32% की बढ़त देखने को मिली है, वही मार्जिन जो हैं 44.8% से 40.3% पर जाते दिखे हैं। हालांकि मुनाफे के फ्रंट पर भी 23% की बढ़त कंपनी ने देखी है। MCX के नंबर्स मिले जुले रहे, कंपनी की बिक्री तो बढ़ी लेकिन
मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट देखने को मिली है। बिक्री में करीब 12% की बढ़त देखी हमने। मार्जिन 50.3% से 54.8% पर जाते दिखे और मुनाफे के फ्रंट पर 18% की गिरावट हाथ लगी है। इसके अलावा कुछ खबरें हैं मेरे पास। सिप्ला कंपनी के लिए खबर है, भारत में एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्टिंग किट लॉन्च की गई है और कोविड-19 टेस्ट के लिए IgG एलिसा टेस्टिंग किट लॉन्च की है। इसे ICMR ने मंजूरी भी दे दी है, इसके चलते फोकस में रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज के लिए खबर है, स्पुतनिक वी ट्रायल का अंतिम चरण मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस 30 अक्टूबर से वायदा बाजार में शामिल हो जाएगा। नवंबर सीरीज से ये शामिल होता हुआ दिखेगा। अजंता फार्मा 3 नवंबर को बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार होगा। वहीं इनसाइडर ट्रेड है, यहां पर प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला ने 26 अक्टूबर को 1,10,000 शेयर्स खरीदे हैं। ओके, तो ये हैं कुछ अहम खबरों वाले स्टॉक्स और थोड़ा एक्शन प्रमोटर की तरफ से, फंड्स की तरफ से जो आया है। आइए अब आपको बता देते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। डॉक्टर रेड्डीज कल नतीजे आए थे। ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से अगर आप देखें तो ये मान रहे हैं कि सभी पैमाने पर नतीजे काफ़ी बढ़िया और आगे जाकर जो US से ग्रोथ है वो बढ़िया देखने को मिलेगी, जिसके चलते CLSA ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अब ये खरीदारी की राय दे रहे। लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की है, 5,600 रुपये से बढ़ाकर 6,050 रुपये का लक्ष्य दिया है। 4,935 जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस ये भी स्टॉक पर पॉजिटिव है। इन्होंने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 5,550 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन जो लक्ष्य है उन्होंने करीब 200 रुपये से घटाया है। बैंक ऑफ अमेरिका भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 5620 रुपये के लक्ष्य के लिए। L&T यहाँ पर नतीजे आए ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, जहाँ पर एक कहा जा रहा है कि मौजूदा भाव के हिसाब से भी अगर आप देखें तो स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव नजर आ रही है और आगे भी जाकर जो कंपनी है फ्यूचर में भी ऐसे ही बड़े डिविडेंड का ऐलान करती रहेगी। CLSA खरीदारी की राय दे रहे 1400 रुपये के लक्ष्य के लिए। मैक्वायरी का मानना है कि एग्जीक्यूशन में एक बढ़िया पिकअप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1420 के लक्ष्य के लिए। और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 1211 रुपये के लक्ष्य के लिए। टाइटन पर नतीजे आए थे, ब्रोकरेज हाउस CLSA की रिपोर्ट है और सभी के सभी ब्रोकरेज हाउस में देखूं 3 रिपोर्ट्स आई हैं, सबके सब थोड़े से नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव है। CLSA बिकवाली की राय दे रहे हैं, लक्ष्य जो है 931 से बढ़ाकर 1100 कर दिया, 1218 जो है कल की क्लोजिंग है, यानी मौजूदा भाव से नीचे की जो है टारगेट से दे रहे हैं। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और 1070 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1170 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और सबसे कम लक्ष्य दिया है 980 रुपये का। और इनका मानना है कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है आकर्षक नजर नहीं आ रहा है। एक्सिस बैंक CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 600 से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया है, 506 रुपये जो है कल की क्लोजिंग है। और इनका मानना है कि असेट क्वालिटी में बढ़िया सुधार देखने को मिला, जिसके चलते ये मान रहे कि एक री रेटिंग की पूरी संभावना नजर आ रही है। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है 650 के लक्ष्य के लिए। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है ICICI सिक्योरिटीज पर CLSA की रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 625 के लक्ष्य के लिए। 484 जो है कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि नॉन ICICI चैनल से जो ग्रोथ देखने को मिली है वो काबिल तारीफ है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज एक्शन। चलिए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। रिजल्ट सीजन का वक्त है और बात करेंगे वरिंदर बंसल से। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। आइए तो पहले शुरुआत करते हैं मजबूत नतीजों के साथ, जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं और वैल्यूएशंस बढ़िया हैं, यानी कि निवेश के मौके वहां पर बनते हैं खराब बाजार में। तो वरिंदर पहले वो लिस्ट बताइए जहां अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सो ऑफ कोर्स मैं बड़े बड़े कंपनीज की बात नहीं करूंगा जो आपने टच कर दी है, और इस स्पेस में सर जो आप बोल रहे हो जहाँ पे रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आया और वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, वहाँ पे 6-7 कंपनीज है। सो अगर आप चाहो तो वी कैन डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स। तो पहला कंपनी जो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे सर वो सारेगामा है। अगेन सर 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप TTM पे देखें तो 15 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से इसने लास्ट फर्स्ट हाफ में नंबर्स दिए हैं वो काबिल तारीफ है। जैसे मैं बोलूंगा कि इस बार जो प्रॉफिट आया सेकंड क्वार्टर में वो 29 करोड़ आया कंपेयर टू 20 करोड़। अगर आप फर्स्ट हाफ का नंबर ही देखें तो फर्स्ट हाफ का 45 करोड़ का प्रॉफिट आया था और लास्ट फुल ईयर का 44 करोड़ था। तो
6 महीने का जो नंबर आया है वो लास्ट फुल ईयर से और ज्यादा बढ़ गया है। तो इसमें सर तो थोड़ा सा सेल्स इंप्रूव हुआ है क्वार्टर क्वार्टर, स्पेशली कार्मा का। बट इंपॉर्टेंट ये भी रहा था कि इसके एक्सपेंसेस 46% डाउन गए, जिसके कारण एबिटा 65% ऊपर बढ़ा। इस बार इस क्वार्टर में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं आए। जो 45 करोड़ होते थे वो इस बार सिर्फ 55 लाख ही थे। तो हो सकता है अगले क्वार्टर में वो एक्सपेंसेस आए क्योंकि 36% मार्जिन किया सर इस कंपनी ने, जो अनबिलीवेबल है। सो आई विल नॉट से कि इतना मार्जिन कर सकता है, 25-30% के बीच में मार्जिन कर सकता है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। द म्यूजिक सेगमेंट जो है, इनका म्यूजिक सेगमेंट है जो करता धरता है इस धंधे का, उसका एबिट इस बार सर 50 करोड़ आया कंपेयर टू 26 करोड़। सो वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स एंड रीजनेबल वैल्यूएशंस। सेकंड कंपनी सर जो स्टॉक ऑफ कोर्स बढ़ चुका है, बट उसके नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और इस सेगमेंट के ही नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। आपने को पता है कि स्टॉक आई थिंक सम 2.5-3 टाइम्स हो चुका है, बट आप नंबर्स देखिए सर, सेल्स 63% ऊपर थी, प्रॉफिट डबल हो चुका है इस कंपनी का। रिटेल ब्रोकिंग में दे हैव ग्रोन 87% YoY एंड आल्सो 41% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इशू इसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है सर, कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो लास्ट क्वार्टर में 56% थी, वो कम होकर 45% हो गई है। तो आपका सेल्स भी बढ़ रहा है और आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी नीचे जा रही है। उन्होंने सबसे ज्यादा जो लास्ट 6 क्वार्टर में सबसे ज्यादा क्लाइंट्स इस बार ऐड किए, 1,13,000 क्लाइंट्स सबसे ज्यादा ऐड किए। ऑफकोर्स इक्विटी मार्केट्स में, डेरिवेटिव मार्केट्स में इनका और मार्केट शेयर बढ़ता रहा। सो अभी भी ये 25 टाइम पे ट्रेड कर रहा है सर, और 40% ROC है सर, नॉट एक्सपेंसिव स्टॉक कंसिडरिंग कि हमें जिस तरीके से ये नंबर दे रहा है। तीसरा कंपनी सर मैं बोलूंगा नवीन फ्लोरिन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, 25 टाइम पे ट्रेड करता है। सो नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव बट स्टिल रीजनेबल बिकॉज 20% ROC है। अगर इसका नंबर्स देखेंगे सर, जो एबिटा 33% ऊपर है, प्रॉफिट 43% ऊपर है, तो ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत टाइम से कर रहा है क्रैम जो स्पेशलिटी बिजनेस में, सो दैट इज पेइंग ऑफ टू दिस कंपनी। 2-3 नंबर्स और है सर, इफ यू आई कंटिन्यू विद दोस नंबर्स इस स्पेस में। जी हाँ बिल्कुल, जी बताइए। अगर आपको पूछना हो बीच में सर प्लीज मुझे रोक देना। सो बालाजी अमाइंस एक और कंपनी है सर जिनके नंबर्स अच्छे आए थे। अगेन ये अमाइन स्पेस बहुत अच्छा कर रही है सर, एल्काइल हुआ, बालाजी हुआ, दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। बालाजी अमाइंस ऑफ कोर्स इशू कुछ और रहे हैं कि अभी उनका कैपिटल एलोकेशन किस तरीके से रहता है वो अलग बात है, बट एबिटा 65% ऊपर आया था, प्रॉफिट 45% ऊपर आया था, 18% ROC कंपनी सर 22 टाइम पे ट्रेड कर रही है। सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव इफ यू हैव टू कंपेयर द कॉम्पिटिटर व्हिच इज द एल्काइल अमाइंस इन दिस स्पेस। शारदा क्रॉपकॉन के नंबर सर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो आपको दिखेगा कुछ क्वार्टर में कभी लॉस किया बिकॉज एग्री स्पेस ही ऐसा है, बट इस क्वार्टर में सर दे डिड वेरी वेरी वेल। 14 टाइम पे ट्रेड करता है, सो नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव, 18% ROC है, सेल्स 30% बढ़ा, एबिटा 20 करोड़ से 64 करोड़ हुआ, मार्जिन 6% से 15% हुए, और लॉस वर्सेस प्रॉफिट किया, 19 करोड़ का प्रॉफिट किया वर्सेस द लॉस। बट एज आई सेड द नंबर्स कुड बी वेरी वेरी वोलेटाइल फॉर दिस कंपनी, और बहुत टाइम से सर इसको वैल्यूएशन उतना नहीं मिलता, 10-15 टाइम का वैल्यूएशन ही मिलता है इस कंपनी को। बट अदरवाइज इफ आई हैव टू रियली पुट माय फिंगर ऑन 2-3 companies which stood out was Saregama and ICICI Securities. ओके, तो ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स में, लेकिन वरिंदर जो रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशंस महंगे हैं, या तो वो बताएं या फिर जो कमजोर रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं उनके बारे में बताइए। तो मैं पहले चालू करूंगा सर कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। तो वन कंपनी which clearly surprised me was PI Industries सर। इट्स अ वेरी बिग कंपनी, मतलब 32-33 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा कंपनी नहीं है, बेस बहुत बड़ा है उस कंपनी का। और जिस तरीके से नंबर्स आए सर, सेल्स 27% ऊपर था, एबिटा 46% ऊपर था, प्रॉफिट 78% ऊपर था, 24% मार्जिन करने लगी है कंपेयर टू 21%। अभी भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि वो 20% ग्रो करेगा जाके। तो CSM का ऑर्डर को बहुत स्ट्रॉन्ग आया है इस कंपनी का, जिस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है। सो रिजल्ट्स आर फैबुलस सर, बट यू आर पेइंग 60 टाइम्स फॉर दिस कंपनी ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस। लोग बोलते हैं कि 21 या 22 में दिस इज ट्रेडिंग एट 40 टाइम्स। सो ठीक है उस तरीके से, तो रिजल्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर PI Industries, but still a bit on an expensive side. Schaeffler India sir, it's a company which you have to see along with the automotive sector clearly. Automotive sector जैसे हमने देखा ऑटो एंसिलीज बाउंस बैक कर रही है, इस बार इट बाउंस बैक वेरी ferociously, तो सेल्स 8% ऊपर थी, एबिटा 33% ऊपर था, प्रॉफिट 20% ऊपर था। और अगर आप क्वार्टर देखें तो नंबर जबरदस्त आए हैं इस कंपनी के। तो ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ट्रेड करती है ये कंपनी। ने बोला है कि इस बार हमें ट्रैक्टर से, पैसेंजर व्हीकल से, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे ज्यादा डिमांड है, इसलिए नंबर अच्छे आए हैं, बट स्टिल वी आर कॉशियस इन टर्म्स ऑफ आउटलुक। 50 टाइम पे ट्रेड करता है सर, 4 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। सो देयर आर मेनी अदर ऑटो एंसिलरी कंपनी जो आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। सो फॉर मी इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंपनी एट 50 टाइम्स। सो PI Industries वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है,
Schaeffler again the same reason. ओके तो ये है शेफलर इंडिया। यहाँ पर नतीजे आए हैं अच्छे हैं लेकिन महंगे बहुत हैं। अब बताइए वरिंदर उन रिजल्ट्स के बारे में जो रिजल्ट्स भी कमज़ोर हैं और महंगे भी हैं, यहाँ पर ताकि इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन ले सके कि भाई नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं और ऊपर से स्टॉक महंगे ट्रेड करें, उनमें क्या करना है बताइए। सो एमएनसी सर, मैं कल भी बात कर रहे थे हम लोग, आज भी उसी की बात कर रहे थे। तो ग्लैक्सोफार्मा के नंबर्स देखिए। आप एक चीज है, आप एमएनसी के पीछे लगे हुए, मतलब ऐसा लगता है कि लेकिन ये तो है ना, हमेशा से ऐसा होता है कि लोग एमएनसी को ज्यादा वैल्यूएशन देते हैं। हम मतलब हमारे नेचर में ही है, डीएनए में भी है कि हम हमेशा विदेशी कंपनियां जिनको उनको किसी भी भाव में महंगा खरीदते रहते हैं, मतलब ये पहले से चल रहा है, अभी आज आपके मेरे जमाने से थोड़ी है। सर मैं आपको एक रियल डेटा पॉइंट देता हूँ, ठीक है ना, आप अपने एनालिस्ट या किसी से भी चेक करा लेना जी। जो वर्लपूल इंडिया है ना सर जी, वर्लपूल इंडिया इज ट्रेडिंग एट 80 टाइम्स अर्निंग्स मल्टीपल, ठीक है। जो वर्लपूल का बाप है, वर्लपूल यूएस में है, वो 9 टाइम्स पे ट्रेड करता है, 9 टाइम, ठीक है। अब 6 महीने का चार्ट देख लीजिए सर, वर्लपूल यूएस और वर्लपूल इंडिया का। वर्लपूल यूएस का स्टॉक 50% ऊपर है और वर्लपूल इंडिया फ्लैट है। आपको जो पेरेंट कंपनी है वो सिंगल डिजिट में मिल रही है, बट आपको यहाँ पे कंपनी 80-90 टाइम पे लेनी है। आई डोंट अंडरस्टैंड सर, सो ये मेरा थोड़ा सा है सर कि आपको अगर पेडिग्री ही लेनी है तो पेडिग्री में आप पेरेंट कंपनी ले लो ना, इतना सस्ती में। ठीक बात है, समझ गया। तो आप बताइए अब इस कैटेगरी में कौन से रिजल्ट्स हैं? तो ग्लैक्सोफार्मा सर सेल्स फ्लैट आया है, एबिटा 6% ऊपर है, प्रॉफिट 80% नीचे है, अभी भी 60 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे 50-60 का मल्टीपल देना ही है सर, तो मैं पीआई इंडस्ट्रीज क्यों ना लूं? पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स जैसे मैंने आपको बोले, फैबुलस सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम दैट कंपनी, एंड बाकी अभी भी 20% ग्रो करेगा। सो देयर इज नो रीजन फॉर मी टू पे दिस काइंड ऑफ मनी फॉर ग्लैक्सोफार्मा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ब्लू स्टार सर नंबर वाई खराब दिख रहे हैं, सेल्स 30% नीचे है, एबिटा 25% नीचे है, प्रॉफिट 60% नीचे है। अगेन ये 70 टाइम पे ट्रेड करता है सर, FY21 एक्सपेक्टेड ईपीएस जो है, प्राइस टू बुक 8 टाइम पे ट्रेड करता है। सुबह में जेफरीज का रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनके अनुसार जेफरीज के अनुसार सर उनके नंबर्स जेफरीज की एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। सो ये कैविएट है, बट अगर आप नंबर और वैल्यूएशन दोनों साथ में मिलाओ, फॉर मी पर्सनली इट वाज वीक नंबर्स और एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है इस कंपनी के, ब्लू स्टार के। ओके तो ये है आपके लिए तमाम वो रिजल्ट्स जिन पर आपको मिल गया है पूरा का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर। मेरे ख्याल से रिजल्ट एनालिसिस करने के का काम जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल काम आपके लिए आज के लिए भी है, कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूँ, इतने रिजल्ट्स में से चुनिंदा पिक करके लाना, ये अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है जो आप बखूबी कर रहे हैं। धन्यवाद आपका सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, और आइए उनके साथ करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के बिगुल की। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या करना है? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। आज मेरा नोटा है, मैंने 12,000 के आसपास आई थिंक 4 या 5 दिन पहले मैं तब से कह रहा हूँ कि मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा है, 12,000 एक रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन हम ऑलरेडी 11,600 के आसपास अगर आ जाते हैं आज के ओपन में तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मुझे बेचना भी नहीं है और मुझे लगता है कि एक यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है और ऊपर से एक्सपायरी है, तो चॉपीनेस में बेटर अवॉइड करें, ड्यूरिंग द डे एक्शन देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। तो आज के लिए मेरा नोटा होगा। वागले साहब ऐसा क्यों होता है कि जो अभी अपने अच्छे दोस्त होते हैं उनकी कोई भी मतलब अच्छी आदत लेने में टाइम लगता है लेकिन बुरी आदत जल्दी से ले लेता हूँ, मतलब ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है ऐसा? बंसल जी से आपने नोटा जल्दी सीख लिया, बाकी चीजें तो मतलब टाइम लगता होगा, ऐसा क्यों? अनिल जी बंसल जी से मैंने अच्छी आदत ली है ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि नोटा देने के लिए ज्यादा स्कैनिंग करनी पड़ती है और जब आपको कुछ मिलता नहीं है तो फिर आपको नोटा देना पड़ता है। फेयर इनफ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले दीप पूछे थे कि क्या आज कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए, मैंने भी नोटा का इस्तेमाल कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई आज के लिए छोड़ दीजिए, मंथली एक्सपायरी है, बाद में देखेंगे। बंसल जी बाय सेल नोटा?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी बिल्कुल नोटा नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2 बार नोटा लूंगा तो आप काफी सवाल जवाब करेंगे। तो अनिल जी बेहतरीन स्टॉक देखिए अनिल जी, सेल का कॉल देना तो बड़ा आसान है। मैं लाया हूं अनिल जी खरीदारी का स्टॉक, और खरीदना अनिल जी मस्ट स्टॉक को खरीदने की राय है। 167 168 के अराउंड चल रहा है, 165 का स्टॉप लॉस लगाना है। 165 के नीचे निकले तब यहां से निकलने की राय है, एल्स 175 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है। अरे वाह क्या बात है, ये तो गजब, मजगांव डॉग खरीदने की राय है। चलिए मेरी राय पर किसी का तो समर्थन आया बिना शर्त। धन्यवाद बंसल जी, मेरी तरफ से ले लीजिए। ओके कुणाल जी आपका स्टॉक सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है और एक मिड कैप काउंटर मैंने चुना है जिस पर आज की एक्सपायरी का कोई असर नहीं पड़ेगा, और मुझे लगता है कि जो ये यूएस इलेक्शंस का भूत है अनिल जी, जो बाजार को सताता रहता है, इसका भी कोई असर स्टॉक पर नहीं पड़ेगा। स्टॉक का नाम है जिंदाल स्टेनलेस। ये जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड में अनिल जी कल हमने देखा कि जब बाजार बंद हो रहा था उस समय एक बड़ी तेजी देखने को मिली। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है, नीचे के लेवल्स पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। तो जिंदाल स्टेनलेस पर मेरी खरीदारी की राय है। मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक काफी बड़ा आउट परफॉर्मर साबित होगा। इसमें आपको 70-72 के लेवल्स जल्द देखने को मिलेंगे। तो इन स्तरों पर खरीद करके चले, 60 रुपए के आसपास की बंदी है। 56 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 66 रुपए का और दूसरा टारगेट 71 रुपए का होगा। तो 71 के इवेंचुअल टारगेट के लिए बाय करना है जिंदल स्टेनलेस। जिंदल ही है, जिंदाल नहीं, ध्यान रखना, जिंदल स्टेनलेस ये खरीदना है। ये है राय आपके लिए कुणाल जी की। राजेश जी सुप्रभात, बताएं सर आपका स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मेरा जो स्टॉक है वो सेल साइड का रहेगा, और मुझे उसमें जो स्टॉक में वीकनेस लग रही है, और अगर देखें तो मुथ्थू फाइनेंस है। मुथ्थू फाइनेंस को आज बेच के चलना चाहिए। जिस तरीके से कल के सेशन में एक वीकनेस देखने को मिली, और स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक हायर साइड पे स्ट्रगल कर रहा है, और कल के सेशन में एक अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। मुझे लगता है कि आज के सेशन में और इसमें डाउन साइड एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल पे बेचे, कल के क्लोज से करीब 1200 के आसपास इस स्टॉक को यहाँ पे बेचे। इसमें 1220 का स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट मुझे जो लोअर साइड के लगते हैं वो करीब 1170 और 1160 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो मुथ्थू फाइनेंस को बेचने की सलाह रहेगी। किरण जी गुड मॉर्निंग, क्या बेचेंगे आप? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। अनिल जी मेरा भी नोटा है आज, पर एक इम्पोर्टेंट चीज कल के डिस्कशंस के ऊपर वापस एक बार डाउ जोन्स पे बात करना चाहूंगा। तो अगर आपके पास 2 से 3 मिनट है तब बताइए, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा व्यू देने वाला हूँ। तो मैं थोड़ी देर में आपके पास वापस से आता हूँ, तब हम विस्तार से डाउ के चार्ट्स पर चर्चा भी करेंगे। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे, सुमित जी से ले लेते हैं उनकी पिक। सुमित जी आज क्या बेचेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बेचने वाला स्टॉक है, और एकदम सही आपने पकड़ लिया कि बेचने वाले स्टॉक में जो यहाँ पे सबसे बढ़िया लग रहा है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में मल्टीपल रेजिस्टेंस ले चुका है स्टॉक, ऊपर में 4 बार रेजिस्टेंस फेस किया है। 365 370 का अदानी पोर्ट जब तक ऊपर में लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक अब इसमें तेजी नहीं बनेगी। कल का एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का कैंडल फॉर्म हुआ है, और आज कल का लो जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके बाद अदानी पोर्ट में और गिरावट देखने को मिलेगी, और फिर 340 रुपए से लेके 330 रुपए तक के लेवल अदानी पोर्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अदानी पोर्ट में मार्केट खुलने के बाद कोई भी बाउंस आता है तो सेल करके काम करें। 365 का स्टॉप लॉस लगाएं। 340 से 330 तक के लेवल अदानी पोर्ट में देखने को मिलने चाहिए। 340 320 तक के लेवल के लिए अदानी पोर्ट में करें बिकवाली। आइए सेठी साहब हमारे साथ है। सेठी साहब आप तो हमेशा एक से ज्यादा पिक्स देने के लिए जाने जाते हैं, बताएं सर क्या खरीदना है, क्या बेचना है आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए कल जिस हिसाब की भारी गिरावट यूएस के बाजार में हुई, उसके बाद हम अभी डाउ फ्यूचर्स देख रहे हैं जहां पे 230 पॉइंट की बढ़त है। बट जो कारण था इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरावट का, वो कोरोना के केसेस बढ़ने का, जिसके कारण फ्रांस और जर्मनी में लॉकडाउन बढ़ा है। बट हमारे यहाँ पे उससे विपरीत स्थिति है। हमारे यहाँ पे कोरोना के केसेस कम हुए हैं। हालांकि वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड इन द सेंस कि दिल्ली से थोड़ी खबरें खराब आ रही है। बाकी बिहार में इलेक्शंस के दौरान भी देखना पड़ेगा कि ये केसेस कैसे आते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि वन साइड जो पैनिक जैसा माहौल नहीं बनेगा कल के यूएस बाजार के जैसे हमारे बाजार में। और आज चूंकि एक्सपायरी का भी दिन है, तो मुझे लगता है कि ये जो गैप से बाजार खुलेंगे वहां पे बहुत ज्यादा एडवेंचरस तो नहीं, बट थोड़ी बहुत खरीदारी करनी चाहिए। तो आज ज्यादा एडवेंचर नहीं करते हुए एक स्टॉक खरीदारी का दे रहा हूं, विच वुड बी एज गुड एज
4-5 स्टॉक्स इन गुड मार्केट। तो जहां पे खरीदारी करने की सलाह वो स्टॉक रहेगा हेवल्स का, जो कल 728 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है इस कंपनी के आज नतीजे आने हैं, नतीजे बहुत ही अच्छे रहने चाहिए और इस स्टॉक में ड्यूरिंग द डे मुझे लगता है 745 तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 715 रुपए। ओके, 715 का स्टॉप लॉस, 745 का टारगेट हेवल्स। आपने तो एक कॉल दिया, उसी से हम समझ गए, नहीं तो 4-5 से कम में आप रुकते नहीं, तो उसी से समझ में आ गया कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है। तो सेठी साहब ने सिर्फ और सिर्फ हेवल्स खरीदारी करने की दी है राय। आज नतीजे आने वाले हैं हेवल्स के, ये भी ध्यान में रखिएगा। नतीजों की लंबी लिस्ट है, 9 वायदा कारोबार की कंपनियों के नतीजे है और साथ ही मारुति और 2 स्टॉक हैं जिनके नतीजे, BPCL आज नतीजे आने वाले।